वेलकम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आरएलसी सीरीज सर्किट। ये सीरीज सर्किट में आरएलसी क्या है, आर रेजिस्टेंस, एल इंडक्टेंस और सी कैपेसिटेंस आपको पहले बता चुका हूँ। लोड कैसे होते हैं, लोड में तीन कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिकल लोड में आर, एल एंड सी। अब ये सीरीज भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं और इनका कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल दोनों साथ में हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवर टाइप्स ऑफ लोड। अब जैसे आप घर पे कुछ भी आप लोड यूज़ करते हैं, टीवी, फ्रिज, कुछ भी, तो उस लोड के अंदर में यही आरएलसी कंपोनेंट होते हैं। कि कोई नहीं होता तो उसका वैल्यू ज़ीरो है, समझ लो। तो ये आरएलसी होते ही हैं, वो सीरीज पैरेलल या दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो जैसे कि फैन है, फैन में आर और एल केबल रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको हम लोग बेसिक जो सर्किट है, एसी सर्किट, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझेंगे। जैसे कि अगर कोई लोड है, जो ये लोड क्या होगा, आर, एल एंड सी का सीरीज में कोई सर्किट है, ये भी एक लोड है। लोड में जैसे वोल्टेज अप्लाई करोगे, एसी वोल्टेज जो कि ये वी है, ये अप्लाइड होते के साथ इसमें करंट फ्लो होगा, है ना। सीरीज में करंट फ्लो होगा जो कि जो कि सिनुसोइडल होगा, और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, I = Im sin ओमेगा टी। ठीक है, हम लोग I पहले लिख रहे हैं और V के साथ उसका रिलेशनशिप देखेंगे कि फेज में क्या रिलेशनशिप आ रहा है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ जो R, L एंड C कंपोनेंट है, ये जो पैरामीटर है, इसके जब सीरीज में होते हैं तो ये वोल्टेज डिवाइड होता है। पढ़े हैं हम लोग, जैसे डीसी सर्किट में होता था, तीन रेजिस्टेंस सीरीज में रहते हैं तो उनके अक्रॉस में वोल्टेज डिवाइड होता है। उसी तरह ये जो सिनुसोइडल वोल्टेज आप अप्लाई किए हो, ये तीनों कंपोनेंट में डिवाइड होगा। आर के अक्रॉस जो वोल्टेज जो आएगा वो उसको वी आर बोलेंगे, और एल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको बोलेंगे वी एल, और सी के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको बोलेंगे वी सी। अब ये तीनों का फेजर सम, ये वी आर, वी एल और वी सी का फेजर सम ही कहलाएगा। जो अब सप्लाइड वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज को ही कहेंगे V = VR प्लस VL प्लस VC, और ये सब फेजर में फॉर्म में रहेंगे। इनका RMS वैल्यू को ऐड करोगे तो नहीं आएगा, ये सब फेजर फॉर्म में रहेंगे। ये इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, अब कहता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं लोड के अक्रॉस में, लोड के जितने टाइप्स उसमें देख चुके थे कि वोल्टेज अक्रॉस आर जो रहेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा उसको वी आर कह रहे हैं, इन फेज विथ आई, आई के फेज में ही रहेगा। देखो, आर और आर के अक्रॉस में जो वी आर और आई रहेगा वो दोनों सेम फेज में होंगे। ये बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, इसके वोल्टेज, आर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, तो सेम फेज में रहेंगे। ये समझ में आ गई आपको। फिर देखिए, लिखा है कि वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस एल ये है वी एल कहते हैं उसको, लीड्स आई बाई 90। देखो, एल के केस में क्या होता है, करंट जो है वी एल से लैग करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वोल्टेज जो है करंट से लीड करता है। ठीक है, समझ में। और कितना करता है, क्योंकि ये प्योर है एल, तो ये 90 डिग्री करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। वी एल लीड करेगा आई से, या इसी का उल्टा बोले तो आई जो है वी एल से लैग करेगा। ये समझ में आ रहा है ना आप सबको। तो यहाँ पे इस संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि वी एल लीड्स आई, है ना, वी एल लीड्स आई बाई 90 डिग्री। तीसरा कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस सी, ये सी जो है इसको वीसी कह रहे हैं, वीसी लैग करेगा आई से, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से, है ना, लीड करता है। एक बार आपको दिखा दूं, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें देखो वोल्टेज और करंट यहाँ है ना, तो ये वोल्टेज है और ये करंट है। अब यहाँ देखो, जब कैपेसिटर के केस में वोल्टेज जो है करंट से लैग कर रहा है, ठीक है, पीछे है, इस डायरेक्शन में घूमता है। तो इसमें
इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है करंट से लैग कर रहा है, तो करंट जो है लीड कर रहा है वोल्टेज से, है ना। करंट जो है वोल्टेज से लीड कर रहा है या वोल्टेज जो है करंट से लैग कर रहा है, दोनों समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको। अब मैं आगे करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। उसी तरह इसको भी देख लो एक बार कि यहाँ पे जो वोल्टेज है करंट से लीड कर रहा है। इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से लीड करता है 90 डिग्री, है ना। करंट से लीड कर रहा है, इस डायरेक्शन में देखते हैं हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद इसके ये जो है ये इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, वो अलग क्वांटिटी लीड करता है। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि ये दोनों फेजर इस प्रकार घूम रहे हैं। तो किसी पॉइंट ये यहाँ जहाँ उंगली रखा हो उस पॉइंट पे पहले वी आएगा, फिर बाद में आई एल आएगा 90 डिग्री बाद, इसीलिए आई एल लैग हो रहा है और वी लीड कर रहा है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये ठीक है, तो वीसी के केस में क्या होता है, करंट लीड करता है और वीसी लैग करता है। तो वीसी जो है लैग आई बाई 90 डिग्री लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब तीनों को हम लोग एक जगह फेजर डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है और उसको ही फेजर डायग्राम में। पहले मैंने रेफरेंस यहाँ पे आई को बनाया। ठीक है, आई इसी के फेज में आर होगा। देखो वी आर इन फेज विथ आई, आई के ही फेज में रहेगा। समझ में आ रहा है, ये वही चीज है, आई के फेज में ही वी आर रहेगा। अब जो वी एल है लीड्स आई बाय 90 डिग्री, जो वी एल है ये वी एल हमने बनाया है आई से 90 डिग्री लीड कर रहा है। देखो इस डायरेक्शन में लीड होता है और आई से लैग कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ लिखा है वी सी लैग्स आई बाय 90 डिग्री। तो यहाँ ये 90 डिग्री है ना, ये दोनों 90 डिग्री है। ये वी सी आ गया, वी एल आ गया। अब देखो मेरे को वी आर, वी एल और वी सी का फेजर सम चाहिए वी निकालने के लिए। तो सबसे पहले वी सी और वी एल, ये वी सी है और ये वी एल है, ये दोनों का फेजर सम करोगे तो कैसे करोगे। देखो जब भी दो फेजर को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, एक के टिप पे दूसरे को स्टार्ट करते हैं। जैसे वी एल का ये टिप हुआ है ना, अब वहाँ से वी सी ड्रॉ करेंगे। अब ये वी सी यहाँ पे है, ये पूरे को हम यहाँ से, ये पूरा जो वी सी है इसको उठा के यहाँ रख दिए, है ना, वी एल के टिप से। वी एल का टिप आपको दिख रहा है, वी एल के टिप से यहाँ रख दिए तो ये वी सी आ गया। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट था वी एल का और वी सी के टिप को जोड़ देते हैं तो वो वी एल प्लस वी सी कहलाएगा, है ना। ये समझ में आ गया, यही चीज़ लास्ट क्लास में बता रहा था, वी एल प्लस वी सी होगा, याद करो। अब ये वी एल प्लस वी सी जो ये दिख रहा है ये फेजर होगा। अब इसी में ये वी आर को मैं ऐड करूँगा, ये वी आर बचा हुआ है, तो वी एल प्लस वी सी हमने प्राप्त कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और उसी में वी आर को ऐड करूँगा, फेजर सम हो रहा है तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा, ये वी आर को यहाँ रख रहा हूँ या इसको यहाँ रख रहा हूँ, दोनों में से कुछ भी करो सेम ही, दोनों का लेंथ सेम है। और यहाँ से एक विकर्ण खींच दूंगा हाइपोटेनियस, तो वी आर इसमें ऐड हो गया, है ना। ये फेजर और ये फेजर दोनों को ऐड करता हूँ तो ये ऐसा आएगा, और जिस दोनों फेजर का ऐड, तो ये वी आर हो गया ये, और वी एल प्लस वी सी ये हो गया, ये तीनों ऐड हो गया, और यही तीनों का ऐड जो है वी कहला रहा है। अब ये जो वी का लाइन है, ये जो वी का लाइन है हम लोग जो खींचा है, ये जो है ये करंट से थीटा डिग्री लीड कर रहा है। ध्यान दो, लीड कर रहा है ना। ये कभी लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है। वोल्टेज लीड कर रहा है, और इसको दूसरे शब्दों में कहें कि वोल्टेज से करंट जो है थीटा डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, ये समझना, लीड और लैग का कंसेप्ट हमेशा समझना। डायरेक्शन याद रखो बस, और कुछ नहीं देखना इसमें। अब देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू वी एम साइन, यहाँ नहीं आएगा सॉरी,
Vm साइन ओमेगा टी। देखो लीड कर रहा है तो प्लस थीटा लिखूंगा, है ना। ये वोल्टेज के केस में लिख रहा हूँ तो लीड कर रहा है, जो कि प्लस प्लस में रहेगा। समझ में आ रहा है सबको। ये दोनों को कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ, ये Vm हो गया और ये I करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गया। अब ये देखो वोल्टेज और करंट में देखो, वोल्टेज ये करंट है ओमेगा टी है केवल, और यहाँ वोल्टेज जो है प्लस थीटा। प्लस थीटा का मतलब है कि वोल्टेज लीड कर रहा है, इसका मतलब करंट लैग कर रहा है। कितना, थीटा डिग्री से लैग कर रहा है। बस ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल शेप में जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल बोलते हैं। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे वोल्टेज VR है, ये जो वोल्टेज है ये इसी के बराबर है VL प्लस VC। ये VL और ये VL प्लस VC है, और ये आपका टोटल V को बोलते हैं, ये V है। तो ये वोल्टेज ट्रायंगल है। समझ में आ गया ना आपको। तो ये वोल्टेज ट्रायंगल है, इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आगे के लिए है। अब देखो वोल्टेज ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा, उसको वोल्टेज ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखिए Z का कंसेप्ट आप आइए, Z क्या होगा। Z मतलब इम्पिडेंस। तो लोड का इम्पिडेंस क्या होता है, जो भी सीरीज या पैरेलल में है सभी को, जो भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सीरीज पैरेलल में है उसका परिणामी निकालिए, वो इम्पिडेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे हम लोग तीनों सीरीज में हैं, ये तीनों सीरीज में हैं, ठीक है। जो L है, L का जो रिएक्टेंस क्या आएगा, JXL आएगा, और जो कैपेसिटर है उसका रिएक्टेंस -JXC आता है। अब ये तीनों सीरीज में है तो तीनों को ऐड करूंगा, R प्लस JXL माइनस ऑफ JXC हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसलिए माइनस होगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख लिया Z का इक्वेशन ये होगा। सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे दोनों J को यहाँ पे बस कॉमन ले लिया हूँ, तो यहाँ पे Z इक्वल टू R प्लस JXL माइनस XC हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब ये Z जो है ये आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले केस में कहीं पे दोनों L और C साथ में नहीं थे, साथ में रहते हैं तो प्लस या माइनस ही होते हैं, प्लस या माइनस नहीं, बस माइनस ही होते हैं। L से C को माइनस करते हैं। अब यहाँ यही डिसाइड करता है कि पावर फैक्टर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर L और C दोनों हैं, L का यहाँ वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग, ठीक है। बताऊंगा आगे, ये यहाँ पे समझ नहीं आएगा आपको। फिर देखो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं या रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। A प्लस IB वाला फॉर्म दिख रहा है आपको कॉम्प्लेक्स का, तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलिए चाहे कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलिए, दोनों सेम कहलाएगा। अब इसको पोलर फॉर्म में जैसे चेंज करना रहता है तो आप क्या करते हैं, Z इक्वल टू, ये बता चुका हूँ मैं लास्ट क्लास में कि जब पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो A और B दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट लेना है। तो ये A यहाँ पे R है, R का स्क्वायर कर लिया, और यहाँ B क्या है, J के साथ जो भी रहता है वो B टोटल B कहलाता है, तो XL माइनस XC का स्क्वायर कर दिए, तो ये Z आएगा, है ना। इसका अंडर रूट जैसे लोगे, स्क्वायर करके जोड़ोगे और अंडर रूट लोगे तो ये Z का मोड आएगा, है ना। अब ये जो है थीटा इसमें निकालना रहता है, तो थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स B/A। तो यहाँ B ये है जो Z के साथ रहता है, J के साथ जो भी रहता है उसको B कहते हैं, और सामने जो प्योर में रहता है, कॉम्प्लेक्स में रहता है, रियल पार्ट को, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट, या B/A बोल सकते हैं। तो यहाँ पे XL माइनस XC बाई R आएगा, ठीक है। तो अब इसको कॉम्प्लेक्स से पोलर फॉर्म में चेंज किए तो ये आ रहा है Z इक्वल टू मोड ऑफ Z एट एंगल थीटा, ऐसे लिखेंगे। ये वैल्यू पहले निकालेंगे मोड ऑफ Z,
और थीटा का वैल्यू और इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है, जेड का हुआ। अब यहाँ पे आइए इम्पीडेंस ट्रायंगल, फिर से बताता हूँ। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल है और एक्सी का वैल्यू ओमेगा सी है, इसके बगल में इसे लिख देना है। अब इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होगा, देखो यही चीज़ है, यहाँ पे आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल के रूप में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो आर जो है इस प्रकार है प्लस जे, चूंकि यहाँ ऐसे आता है उसी को उठा के यहाँ रख दिया गया है, प्लस जे एक्सएल प्लस जे है इसलिए 90 डिग्री से अहेड होगा, है ना, इस डायरेक्शन में होगा, तो जे एक्सएल माइनस एक्सी। अब ये दोनों को जैसे जोड़ोगे तो ये तीसरा लाइन इस देखो आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, अब इसका उल्टा डायरेक्शन में ऐसे ले लो, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनता है इस डायरेक्शन में आता है, इसका उल्टे डायरेक्शन में जेड का डायरेक्शन ये होगा, जेड का डायरेक्शन ये होगा, समझ में आ रहा है ना आपको, ये होगा जेड का डायरेक्शन। अब जो देखो ये जेड है, यही जेड इम्पिडेंस कहलाता है, एक्सएल माइनस एक्सी जो है रिएक्टेंस कहलाएगा यहाँ इस केस में, जो जे के साथ जो भी रहता है उसको रिएक्टेंस बोलेंगे, और जो आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये इम्पिडेंस ट्रायंगल आपको समझ में आ गया, वोल्टेज ट्रायंगल आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए पावर इन एसी सर्किट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब एग्जाम में आता भी है, तो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे डीसी सर्किट को। अब डीसी पावर क्या होता था, हम जब भी किसी रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस लगाते थे, उसमें वोल्टेज अप्लाई करते थे डीसी वोल्टेज, तो करंट फ्लो होता था आई। तो इसमें पावर डीसी पावर क्या था, वी इंटू आई को हम लोग पावर बोलते थे, वी इंटू आई, नॉर्मल डीसी वोल्टेज वी और डीसी वोल्टेज आई के मल्टीप्लीकेशन को पावर बोलते थे, है ना, बोलते थे। अब इसी को वी इंटू आई में वी इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ आई आर लिख के आई स्क्वायर आर भी बोलते थे, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी बोलते थे, और पी को या तो आई को चेंज करो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर होगा, है ना। अब v बाई आर यहाँ करो तो v इंटू वी स्क्वायर बाई आर होगा। तो ये तीन फॉर्म, ये और ये तीनों फॉर्म में हमारा आता था, याद आया। तो यही होता है ट्रू पावर भी बोलते हैं इसको, एवरेज पावर भी कहते हैं, ठीक है। ये एवरेज पावर भी इसी को कहते हैं, डीसी सर्किट है, और यही आपका पावर होता है डीसी सर्किट में, और कोई पावर नहीं होता। लेकिन इन केस ऑफ एसी केवल इस पावर, ये पी तो रहता ही है, ये जो पावर है इसको एक्टिव पावर भी बोलते हैं, ये पावर के साथ साथ एक रिएक्टिव पावर भी आता है। नेक्स्ट में देखते हैं, देखो क्या होता है। अब देखो ये यही लोड में समझा रहा था, कोई भी लोड हो, अब डायरेक्ट हम लोग लोड से समझेंगे, कोई भी लोड हो उसको मैं जेड थीटा से डिनोट कर रहा हूँ। कोई एक लोड है जेड थीटा, जैसे पोलर फॉर्म में मैंने चेंज किया था, बताया था, जेड थीटा से, थीटा क्या उसका एंगल है, इम्पिडेंस एंगल से डिनोट कर सकता हूँ। उसमें हम लोग ये एसी करंट या एसी वोल्टेज सप्लाई देते हैं, जिससे करंट आई फ्लो होता है, जो एसी करंट है, ठीक है। अब जो आई होगा, देखो जेड में अगर पॉजिटिव, ये जेड है, जेड में अगर पॉजिटिव थीटा है तो करंट हमेशा माइनस थीटा आएगा, मतलब करंट लैग करेगा। जेड अगर पॉजिटिव थीटा के साथ है तो करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये यहाँ से अगर आपने पोलर वाला चीज़ याद किया, पोलर वाला भी कोई कैलकुलेशन नहीं किए हैं, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। जब पोलर फॉर्म में रहते हैं तो जब भाग करते हैं, भाग और गुणा के लिए ही पोलर फॉर्म यूज़ करते हैं, तो जब भाग करते हैं तो v बाई जेड ये हो जाएगा, ठीक है, सामने वाला जो टर्म होता है v बाई जेड आ जाएगा, और जो एंगल होता है वो माइनस होता है, तो यहाँ जीरो माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जीरो माइनस थीटा करोगे जैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा v बाई जेड, एंगल में जीरो माइनस थीटा करोगे, जीरो माइनस थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ थीटा आएगा, और v बाई जेड का वैल्यू को आई बोल रहे हैं, ठीक है। और ये RMS वैल्यू है, और एक चीज़ ये भी बात याद रखो, ये जो आई है, जो भी आई आ रहा है इसको बोलेंगे RMS वैल्यू। ये जो वोल्टेज V है ये RMS वैल्यू है,
जेड भी, जेड को मतलब यहाँ आरएमएस नहीं होता है, लेकिन ये उसका मॉड्यूलस है, ठीक है, उसका परिमाण है, जेड का परिमाण। तो ये आरएमएस वैल्यू याद रखिए, आई और वी का आरएमएस वैल्यू जो भी थीटा वाले इस पोलर फॉर्म में रहता है, यहाँ पे आई और वी का हमेशा आरएमएस वैल्यू याद रखिए, ठीक है। तो ये आरएमएस वैल्यू देगा, तो v का आरएमएस वैल्यू है, बाई जेड करते हैं तो i का आरएमएस वैल्यू ये सीधा आ जाएगा, और 0 माइनस थीटा। मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे अगर 1 रहता तो 1 माइनस थीटा हो जाता है ना, 0 माइनस थीटा है तो 0 माइनस कुछ घटाते हैं तो माइनस थीटा आता है। तो यहाँ पे बस इतना याद मैं समझाना चाहता हूँ कि z अगर यहाँ पॉजिटिव हो तो करंट का थीटा हमेशा नेगेटिव होगा, ये हमेशा गांठ बांध लो, ठीक है। इस माइनस थीटा का मतलब लैग कर रहा है ना, समझ में, लैग कर रहा है, करेंट लैग कर रहा है। किससे लैग कर रहा है? तो वोल्टेज से लैग कर रहा है। ये वोल्टेज है, हमेशा वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस का मतलब जीरो एंगल। किससे जीरो एंगल? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये क्षैतिज लाइन के पैरेलल में है, उसी के दिशा में है, तो उससे एंगल जीरो बना रहा है, इसलिए इसको रेफरेंस लिए हैं। और ये जो करंट आ रहा है आई का जो करंट है ये माइनस थीटा का मतलब लैग कर रहा है, ठीक है। इसका यहाँ से याद कर लो, जेड अगर पॉजिटिव थीटा के साथ है, जेड का थीटा पॉजिटिव है, तो करंट का थीटा नेगेटिव जस्ट हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा, और कुछ बहुत ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं, जस्ट माइनस नेगेटिव आएगा, और इस प्रकार से ये ड्राइंग बनेगा। और इसको ये बोलेंगे v का डायरेक्शन ऐसा होगा, और i का डायरेक्शन कुछ होगा, लेकिन माइनस थीटा है, तो ये इस थीटा के डायरेक्शन में कुछ वैल्यू होगा i का, है, ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो i है थीटा डिग्री से लैग कर रहा है, तो इसका v के डायरेक्शन में दो घटक बनाएंगे। कभी भी आप याद करो, जब भी आप वेक्टर पढ़े होगे तो किसी की वेक्टर को दो, किसी थीटा के साथ कोई एंगल, किसी दूसरे वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो उसके दो घटक में तोड़ सकते हैं। थीटा वाला जो भी घटक थीटा मतलब जिस वेक्टर से या जिस डायरेक्शन से बना रहा है, जिस बेसिस से वो थीटा बना रहा है, उसी के डायरेक्शन में एक आएगा उसका घटक या कंपोनेंट, उसको आई कॉस थीटा, ठीक है। थीटा के तरफ आई कॉस थीटा, ये आई है तो आई कॉस थीटा यहाँ कहलाएगा, ये समझ जाओ आप लोग, है ना। और इस थीटा के मतलब इस आई कॉस थीटा के 90 डिग्री पे, 90 डिग्री याद कर लो 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री पे क्या बनेगा, जो भी वेक्टर है जिसका घटक ले रहे हैं, जिसके साथ थीटा डिग्री बना रहा था, उसके डायरेक्शन में आई कॉस थीटा का लगेगा, और उससे 90 डिग्री पे, आई कॉस थीटा के 90 डिग्री पे ये आई साइन थीटा बनाएगा, समझ में। साइन थीटा कॉस थीटा में दो पार्ट में तोड़ना है इस आई को, तो ये कहलाएगा आई कॉस थीटा, ये कहलाएगा आई साइन थीटा। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, मैं मानता हूँ आ गया होगा अभी तक। अब इसके बाद यहाँ से देखो, इसी को मैंने इतना टर्म जो है इसी को बस यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे बस मैं ये कर लिया हूँ कि जितने भी आई हैं, आई कॉस थीटा और आई साइन थीटा, सभी में मैं v के आरएमएस वैल्यू, ये v का आरएमएस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ बस। तो यहाँ पे वी आई कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ v इंटू आई आ जाएगा, और ये वी आई साइन थीटा, ठीक। अब ये तीन वैल्यू क्या है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ, पहले डिनोट कर लेता हूँ। इसको मैं p बोल रहा हूँ, वी आई कॉस थीटा को p बोल रहा हूँ, वी आई साइन थीटा को q बोल रहा हूँ, और वी आई को s बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आप याद कर लो पहले, वी आई कॉस थीटा p, वी आई साइन थीटा q, और v इंटू वाई s, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू, s क्या है, ये वाला टर्म है ना, v इंटू वाई, s इक्वल टू p माइनस जे क्यू। अब देखो ये s है ना, एक मिनट, हाँ, ये देखो सभी
वेक्टर वेक्टर वाले फॉर्म में है, ठीक है। अब ये वेक्टर वाले फॉर्म में है। अगर आपको केवल इतना लिखना है, ये दोनों का सम, ये जो घटक तोड़े थे हम लोग, ये जो घटक तोड़े थे आई के घटक को, आई इक्वल टू आई साइन थीटा, इसको लिखते हैं इस प्रकार से, सॉरी पहले लिख देता हूँ, आई इक्वल टू आई कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि नीचे डायरेक्शन में है, ऊपर डायरेक्शन में रहता तो प्लस रहता, माइनस जे आई साइन थीटा, ठीक है। ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो आई था, ये एस, यहाँ डायरेक्ट एस से देखो, ये जो एस है ये दोनों का फेजर सम है, फेजर सम कर रहे हैं। तो यहाँ देखो 90 डिग्री पे था, वो भी माइनस वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रहता कुछ भी तो वो जे के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। अभी वो नीचे जे के उल्टे डायरेक्शन में तो माइनस ऑफ जे करके, इस डायरेक्शन में है जो पॉजिटिव एक्स वाले डायरेक्शन में है जो, उसको पी लिख दिया है मैंने, और जो वाई के माइनस वाले वाई के डायरेक्शन में उसको माइनस जे इंटू क्यू, ये इस डायरेक्शन में क्यू था, तो एस इक्वल टू पी माइनस जे क्यू, है ना, इतना समझ लो आप लोग, एस इक्वल टू पी माइनस जे क्यू। अब ये वेक्टर है इसीलिए इसको इस प्रकार से जोड़े थे हम लोग, है ना, दोनों एक साथ तो जुड़ेंगे नहीं। जो वाई के साथ डायरेक्शन में रहता है ये जे वाला एक्सिस है, इसी को ये जे एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, हमेशा याद रखो जब भी जोड़ना है, दो फेजर को जोड़ना है तो इसका ये रिजल्टेंट फेजर जो है वही आएगा, और उसी को लिखा है मैंने एस इक्वल टू पी माइनस जे क्यू, है ना, पी माइनस जे क्यू कर रहे हैं तो ऐसा रहा, ये बता रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इफ, और यही चीज़ को समझिए कि इफ जेड का जो एंगल है माइनस थीटा होता, जो ये जेड है इसका एंगल माइनस थीटा होता, तब क्या होता, बस उल्टा हो जाता एंगल, है ना। अभी बताइए जब ये पॉजिटिव है तो करंट नेगेटिव आता है, करंट का एंगल नेगेटिव आता है, इम्पिडेंस का एंगल पॉजिटिव है तो करंट का इम्पिडेंस नेगेटिव होता है, और जब इम्पिडेंस का एंगल नेगेटिव है तो करंट पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना आप याद रखना है। तो उसी के केस में बस यहाँ पे माइनस की जगह ये प्लस आ जाता है, और इसका ट्रायंगल इस प्रकार बनेगा, नीचे P, यहाँ Q और यहाँ S, है ना, PQS। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं पावर ट्रायंगल। अब यहाँ पे PQS क्या है अभी समझेंगे। अभी ये S इक्वल टू P माइनस जे क्यू क्यों हुआ, क्योंकि Z का यहाँ पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव होगा, S के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स पावर है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, J माइनस जे आ जाएगा, और जैसे Z का एंगल माइनस नेगेटिव है, माइनस थीटा है, तो यहाँ P प्लस जे क्यू आएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस केस में करंट जो है लीड करने लगे, यहाँ लैग कर रहा था उसमें लीड करने लगेगा, और ये डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा, है ना, ये इसी डायग्राम से ऐसे बना था, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें करंट का डायरेक्शन, करंट ऊपर चला गया है इसलिए पूरा डायरेक्शन मतलब पलट गया, है ना। ये ज़्यादा गहराई वाली बात नहीं, बहुत ईजी सा चीज़ बता रहा हूँ। पी एस इक्वल टू पी माइनस जे क्यू क्यों हुआ, एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू क्यों हुआ, बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जो ये एंगल है जेड के साथ थीटा, इस पे डिपेंड कर रहा है एस इक्वल टू। अब यहाँ पे एस पी और क्यू क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सॉरी, अब हम लोग लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू क्या, पी प्लस माइनस जे क्यू, ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, जेड के एंगल पे, है ना, बस इतना आपको समझ में आना। अब देखिए यहाँ पे जो S है, पहले P समझते, P क्या है, P ही है एक्टिव पावर, P को ही बोलते हैं हम लोग एक्टिव पावर। P क्या है, एक्टिव पावर, हमेशा याद रखिए, P है एक्टिव पावर, Q है रिएक्टिव पावर, S है एपरेंट पावर,
P है एक्टिव पावर, Q है रिएक्टिव पावर, एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट, एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट, हमेशा ये याद रख लो पहले। उसके बाद P को एक्टिव पावर भी बोलते हैं, इसी को रियल पावर भी बोलते हैं, इसी को ट्रू पावर भी बोलते हैं, इसी को एवरेज पावर भी बोलते हैं। जो कि डीसी में जो रहता है वही पावर है, जो रेजिस्टेंस में खपत होता है यही ट्रू पावर है, यही रियल पावर है, यही एक्चुअल पावर है जो कि खपत होता है। जब भी हम लोग पावर की बात करते हैं, जैसे आपने हीटर लेते हैं 1500 वाट का, तो वो उसमें पावर खपत होता है, क्योंकि गर्म होता है तो पावर खपत होता है, पानी गर्म करता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो पावर लग रहा है 1500 वाट मतलब, और इसका मेज़र वाट में करते हैं, पी हमेशा वाट में मेज़र होता है, ये याद रखो बस। पी वाट में होता है, वही एक्टिव पावर है, वही रियल पावर है, वही ट्रू पावर है, और यही एवरेज पावर भी है। तो ये सबको याद होना है, कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, एक साथ आप लिख लो। उसी तरह क्यू, क्यू जो है ये जो देखो इमेजिनरी साइड पे है, ये रियल साइड में इसलिए रियल पावर भी बोलते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट में है, तो इमेजिनरी पार्ट वाली चीज़ को रिएक्टिव पावर बोलते हैं, ठीक है। रिएक्टिव पावर ये हमेशा एल और सी से रिलेटेड होगा, ठीक है, एल और सी से रिलेटेड होगा। वो क्या एब्जॉर्व करेंगे, क्या कंज्यूम नहीं होता, एक्टिव रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं होता, केवल ये एब्जॉर्ब होता है और डिलीवर होता है, कंज्यूम नहीं होता है, कंज्यूम बस पी होता है। देखो एब्जॉर्ब क्या होगा, कंज्यूम क्या होगा, और डिलीवर क्या होगा, ये तीन वर्ड समझो। एब्जॉर्ब का मतलब वो ग्रहण कर रहा है लेकिन उसको खपत नहीं कर रहा है, मतलब वो ग्रहण रखा है अपने पास, स्टोर करके रखा है, उसको खपत नहीं कर रहा है। जैसे कि आप अगर पानी हीटर से गर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी खपत होता है, ठीक है, एनर्जी खपत होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। उसी तरह अगर वो केवल एनर्जी लिया है, ठीक है, एक्चुअल में एनर्जी को क्या करता है, ग्रहण करके रखता है, और उसको केवल ग्रहण करके रखा है, उसको खपत नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में ये मतलब ये एल और सी का ही, और डिलीवर भी करे, उसको ही ग्रहण करे, उसी को ही डिलीवर करे, तो ये कहलाएगा ये मतलब ट्रू पावर, ये यूजफुल पावर नहीं है, ठीक है। पी को ही यूजफुल पावर भी बोलते हैं, एक यूजफुल पावर भी लिख सकते हो। और क्यू जो है रिएक्टिव पावर है, आगे बताता हूँ, इसका पूरा डेफिनेशन के साथ बताता हूँ। तो ये क्यू जो है ये इमेजिनरी पार्ट में, इसलिए इमेजिनरी पावर भी बोलते हैं। और इसको VAR का मतलब वोल्ट, ए से एम्पियर, आर का मतलब रिएक्टिव, ये रिएक्टिव पावर का VAR में मेजर करते हैं। अब ये VAR छोटा है तो इसको किलो VAR भी, और मेगा VAR, जैसे जैसे पावर बढ़ता है तो हम लोग किलो मेगा में भी इसको मेजर करते हैं। अब तीसरा देखते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या है, यही कॉम्प्लेक्स पावर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर है। देखो P और JQ ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसी को कॉम्प्लेक्स पावर भी बोलते हैं, इसी को एपरेंट पावर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे P और Q दोनों को आप सम्मिलित रूप से देख रहे हो, इसीलिए एपरेंट। एपरेंट का मतलब दिखना, जो आपको महसूस हो रहा है। V और I जो आएगा, V और I का जस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं RMS वैल्यू के, V और I के RMS वैल्यू को बस जस्ट गुणा कर दो तो आपका एपरेंट पावर निकल जाता है। लेकिन ये ट्रू पावर नहीं होता, ये एपरेंट पावर होता है, ठीक है। आप ये बस याद रखो कि एपरेंट पावर को ही कॉम्प्लेक्स पावर भी बोलते हैं, और इसी को क्योंकि वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है RMS वैल्यू का, इसलिए इसको बस V और A से मेजर करते हैं, क्योंकि वोल्टेज और करंट होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये पहले नाम याद करो कि क्या क्या होता